दूरदर्शन इशार के सभी दर्शकों को रामफल भाई की राम राम। दर्शकों, आज एक परिचर्चा करेंगे कला और संस्कृति के क्षेत्र में सरकार के बढ़ते कदम। कला और संस्कृति दो इतने विस्तृत शब्द हैं, अगर इनकी व्याख्या की जाए और हम देखें मोटे तौर पे तो रोटी, कपड़ा और मकान के बाद चौथा नंबर कला और संस्कृति का ही है। लोगों ने जब आदिवासी क्षेत्रों में रहना शुरू किया या परिवार छोटे छोटे थे, कबीले थे, तो एक धीरे धीरे विकास हुआ कुछ कलाओं का। कुछ वाद्य यंत्र तैयार किए गए और इकट्ठे बैठ के कुछ कथा कहानियाँ भी करनी शुरू करी और कुछ लोग उसमें पारंगत होते चले गए। वो जो पारंगत होने वाले लोग थे उन्होंने फिर कुछ नियमावली बनाई, मानकीकरण किया और इस तरह से, जैसे हम भारतीय संस्कृति में मानते हैं कि शिव भगवान ने जब तांडव नृत्य किया तो 7 शब्द उच्चारित किए और उन्हीं से 7 सुरों का निस्तारण हुआ और आगे चल के संगीत हमारा विकसित हुआ। उस मानकीकरण करने वालों को, सिखाने वाले को उस्ताद या गुरु कहा जाने लगा और इस तरह से एक परंपरा संगीत की चल पड़ी। इसी तरह से जो अन्य कलाओं के क्षेत्र हैं उसमें धीरे धीरे विकास होता चला गया। और संस्कृति की जहाँ तक बात है, इसमें हमारा खान पान, रहन सहन, तीज त्यौहार, आचार विचार, आहार विहार और सबसे महत्वपूर्ण अंग है उसका वस्त्र और आभूषण। यानी कि हमारी पहचान अगर है तो हमारे वस्त्रों से और हमारे आभूषण से है कि हम किस देश के, किस फलां प्रदेश के रहने वाले हैं। ये हम एक बार देखते ही अगर हम वास्तविक अपनी पारंपरिक वेशभूषा में पता चल जाता है। तो आइए इसी पे चर्चा करेंगे कि सरकार इसमें क्या कुछ आगे कदम बढ़ा रही है और किस तरह से हमारा जो विकास है विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर पहचान बनती है। इसी बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं श्रीमती सुमन हुड्डा जी। आप जानी मानी मंचीय कलाकार हैं, लोक संगीत की कलाकार हैं, नृत्य और साधना की कलाकार हैं और इसके साथ साथ एक पढ़ी लिखी विदुषी प्रिंसिपल हैं एक स्कूल में। तो इस तरह से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस कला और संस्कृति की व्याख्या अगर करेंगे तो आगे विस्तार ज़्यादा अच्छे से हो सकेगा। दूसरी हमारे साथ महिला हैं श्रीमती संतोष शेखावत। आप रेडियो, मंच, दूरदर्शन और दूसरी जो अन्य क्षेत्र हैं कलाओं के, उससे जुड़ी हुई हैं और एक बढ़िया आवाज़ आप रखती हैं। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों के साथ आप जुड़ती हैं। और तीसरे हमारे साथ हैं त्रिभुवन बख्शी जी। एक नाम हरियाणा से जिसकी पहचान है और हरियाणा की पहचान भविष्य में और बने इनके नाम से, त्रिभुवन बख्शी जी से, क्योंकि आप आनंद बख्शी जी के रिश्तेदार हैं, अनूप जलोटा जी के आप शिष्य हैं और अच्छे कलाकार और गायक हैं और गायकी में एक अपना मुकाम हासिल किया आपने। तो आप सभी का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। और सुमन हुड्डा जी, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो संस्कृति की अगर हम बात करें, कलाओं के माध्यम से संस्कृति का किस तरह से विस्तार, प्रचार, प्रसार होता है, आप अपने विचार बताइए। सबको मेरी तरफ से राम राम जी। देखिए, कला संस्कृति के बारे में अगर बात की जाए तो हमारे पूर्वज जो थे वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। हर चीज़ को सोच के, हर त्योहार जो था, हर महीने के अनुसार जो त्यौहार मनाया जाता वो किसी ना किसी साइंटिफिक तरीके से मनाया जाता था और उसमें जो खान पान बनता था वो भी साइंटिफिक तरीके से ही होता था। तो त्योहारों का अगर माने तो हमारे पूर्वजों ने जो हमें सिखाया, आज के ज़माने में हमें चाहिए कि हम उसको आगे बढ़ाएं। जो चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं, जो कलाएँ हमारी लुप्त होती जा रही हैं, जो हम पाश्चात्य की ओर बढ़ रहे हैं, हमें चाहिए कि हम आने वाली जनरेशन को हमारे संस्कार दें और जो ये हमारी तीज त्यौहार, जो नए नए त्योहारों को अपना रहे हैं, उन चीज़ों को छोड़ के और जो हमारे पुराने तीज त्यौहार हैं, दादा खेड़ा की धोख है, तीज की पूजा है हमारी, ये चीज़ें, इन चीज़ों को थोड़ा बढ़ावा मिले। तो इसमें खास तौर से जैसे पहनावा की बात हमने की कि पहनावा भी एक मुख्य वो है जी। और जैसा पहनावा इस समय दर्शकों के सामने है, तो क्या कभी लोग कहते नहीं कि बहुत पुराना लगता है या अच्छा लगता है या बुरा लगता है, क्या क्या उनके विचार होते हैं? रामफल जी, मैं बताना चाहूँगी कि जो पहनावा है, सबसे पहले तो आप मुझे मेरा पहनावा देखकर ही मुझे बता सकते हैं कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, कि मैं हरियाणवी हूँ और मुझे प्राउड है, मैं प्राउड फील करती हूँ अपने पहनावे पे। मुझे कोई शर्म नहीं आती या मुझे कोई नहीं कहता कि आपने ये क्यों पहन रखा है। देखिए, एक्सेप्शनल तो हर जगह होती हैं, एक आध बंदा टोक भी देता है, बट ज़्यादातर जब से मैंने ये पहनना और अपनी कला संस्कृति को निखारने के लिए अपनी कोशिशें शुरू की हैं, मेरे पास सैकड़ों कॉल्स आ चुके हैं कि मैडम ये ड्रेस हमें प्रोवाइड करवा दीजिए, कहाँ से मिलेगी, कैसे हम बनवा सकते हैं। जैसे मैंने अपने बुजुर्गों से, ताई चाचियों से पूछा, नानी दादियों से पूछा, तो उनके पास वो पुरानी ज्वेलरी
ज्वेलरी मिली, पुराने जो खारे के दामन होते थे, रेजे के दामन होते थे, या जो हमारे हाथ पैरों की सारी ज्वेलरी होती थी, हमारे पूर्वज 6-6, 7-7 किलो ज्वेलरी पहनते थे, उसका भी एक साइंटिफिक कारण था। तो हम वहीं से सीख रहे हैं और चाहते हैं कि इस कला को आगे भी लेकर जाएं। जी, अब संतोष शेखावत जी, आप क्योंकि मंच से और दूरदर्शन से और रेडियो से जुड़े हैं, आपसे विचार चाहेंगे कि भाई जो कला और संस्कृति का तालमेल है, क्या उसको सरकार आगे बढ़ा पा रही है या किस तरह से बढ़ा सकती है, इसके बारे में बताइए। जी रामफल चहल जी, मैं कहना चाहूँगी कि कला और संस्कृति आज भारत की पूरे विश्व में पताका फहरा रही है, पूरे विश्व में हमारी पहचान है, और वो इसी वजह से है क्योंकि सरकार के प्रयास जारी हैं। आप देख पा रहे होंगे कि आज योग, जिसको हम अपनी एक परंपरा मानते हैं, पूरे विश्व में योग मनाया जा रहा है, और इसका मुख्य कारण ये है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि भारत में इसकी शुरुआत हुई, मोदी जी को इसका श्रेय हम देना चाहेंगे। बड़े स्तर पर योग की शुरुआत हो चुकी है। हमारी संस्कृति, हमारी कलाएं विद्यार्थी जो है आजकल के आगे लेके जा रहे हैं, और ये तभी संभव हो पाता है जब सरकार के प्रयास जारी होते हैं। सरकार इस और प्रयास कर रही है, कलाकारों को सम्मान दे रही है, उनको प्रोत्साहन दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है। तो सरकार के प्रयासों के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। एक कलाकार जब अपनी कला को निखारता है, अपनी कला को आगे लेके जाता है, तो उसमें सरकार का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। एक कला घर में ही ना दबके रह जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि कलाकार भी बाहर निकले, अपनी कला को निखारे, और उसको निखारने में सरकार का प्रयास बहुत ज़रूरी है, जो कि सरकार अच्छे स्तर पर कर रही है। जी, त्रिभुवन बख्शी जी, आप पे क्योंकि संगीत से संबंधित हैं, और संगीत तो कानों को अच्छा लगता है, कुछ चीज़ें देखने में अच्छी लगती हैं, कुछ सुनने में अच्छी लगती हैं। तो आपसे शुरुआत इसी से चाहेंगे, अनूप जलोटा जी के शिष्य हैं, कोई उनकी रचना है और कोई ऐसी कोई लगे कि हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को, कि भाई हाँ वाकई हमने ठीक बख्शी जी का चुनाव किया इस परिचर्चा के लिए। रामफल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए आज और इस विषय पे बात करने के लिए। तो विषय पे बात करने से पहले मैं आपको गुरु जी की गाई हुई चंद लाइनें सुना देता हूँ। स्वागत है आँख वो, है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे, हीरे मोती हीरे मोती से नहीं है शोभा हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे, मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। बहुत अच्छे। और इसमें जो खास बात है, जब आप किसी कला के क्षेत्र में पारंगत होते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक लोग कुछ जान पहचान करने लगते हैं और लोग आपसे मिलके खुश होते हैं, उनके चेहरे से पता चलता है आप किस क्षेत्र से संबंधित हैं। मंच पर होते हैं तो उतरते ही लोग घेर लेते हैं कई बार, और रिश्तेदार खड़े होते हैं, इंतज़ार करना पड़ता है उनको, तो अच्छा भी लगता है कई बार कि भाई लोग मुझे इतना जानते हैं, कोई ऑटोग्राफ मांगता है, कोई कुछ करता है। तो क्या व्यक्तित्व के विकास में कला कितनी मददगार है, इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? कला तो हमेशा से ही मददगार रही है। फनकार आदमी पहचाना अपनी कला से जाता है, हमारे अंदर कला है। और चूंकि आज हमारा जो विषय भी है कि कला, संस्कृति और इसमें संस्कार का क्या योगदान है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी काम हम जब करने जाते हैं, शुभ कार्य करने जाते हैं, तो बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। अगर उनका आशीर्वाद मिलता है तो सोने पे सुहागा होता है वो काम। वैसे ही जैसे कलाकार को अगर एक मंच प्रदान किया जाए तो उसको उभरने का मौका मिलता है, और सरकार का योगदान तो बहुत है इसमें। आज मेरे गुरु जी हैं, देश विदेश में प्रोग्राम करते हैं, माननीय आदरणीय अनूप जलोटा जी,
सरकार का बहुत योगदान है, पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया उन्होंने। और कोई भी प्रोग्राम, सरकारी प्रोग्राम्स हमारे होते हैं, जितने भी हो, गांधी जयंती हो, कोई भी कार्य हो, मेरे गुरुजी को बुलाया जाता है। तो उससे सरकार का सहयोग तो पूरा ही है। अगर सरकार का सहयोग नहीं होगा तो कलाकार जो आगे बढ़ना चाहता है वो उसके बढ़त तो होगी, लेकिन उतनी नहीं होगी जैसे सोने पे सुहागे वाली बात है। अब बाकी आप जानते हैं जी। और इसमें अगर हम देखें इतिहास की तरफ तो हमारे यहाँ 16 कलाएँ मानी जाती हैं मोटे तौर पे, और श्री कृष्ण भगवान जी को संपूर्ण 16 कला अवतार इसीलिए कहा गया कि सारी कलाएँ उनसे, गायन की थी, वादन की थी, बंसुरी बजाते थे, नृत्य भी करते थे, और राजनीति भी, और दूसरी। तो जो 16 कलाओं की आगे व्याख्याएँ हैं, कितनी ललित कलाएँ हैं, चाहे वो चित्रकारी है, चाहे फोटोग्राफी है, चाहे दूसरी क्षेत्र, नाचना है, गाना है, और इसके अलावा जो हमारा वादन है, तो बहुत सारे हमारे विश्व स्तर के कलाकार, शहनाई वादक, हमारे गायक और दूसरे जिनकी विश्व स्तर पर पहचान है। और भारतीय शास्त्रीय संगीत की तो खास तौर से पहचान है। अगर भारत की कोई एक चीज़ पूछी जाए पूरे विश्व में, अगर यूनिक है, सबसे अलग है, तो हमारा शास्त्रीय संगीत बैठता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि जैसे हमारा ICCR सेंटर है, इंडियन कल्चरल सेंटर, तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कलाकारों को प्रश्रय देता है और भेजता है दूसरे देशों में, ताकि वो कलाकार अपनी कला का जो जलवा हो बिखेरें और उनकी कला को सीख के आएँ। इसी तरह से हमारा एक इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर है, दिल्ली में है, तो वो भी कई तरह की कलाओं का संरक्षण संवर्धन करने के लिए, खास तौर से जो विलुप्त होती कलाएं हैं उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए वो लगे हुए हैं, और करोड़ों रुपया साल का उसके ऊपर खर्च करते हैं। अगर हम और बात करें तो हमारे यहाँ नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर, जैसे हरियाणा जिसमें आता है, प्रदेश की बात करें, और दूसरे मध्य क्षेत्र है, और दूसरा दक्षिणी क्षेत्र है। तो इस तरह से जो जोनल हमारे रीजनल सेंटर हैं कला के, वो भी इस तरह से कलाकारों को प्रश्रय देते हैं, कलाकारों को आगे बढ़ाते हैं। अभी पिछले 4-5 महीनों की अगर बात करें, कोरोना काल जिसको हम कह सकते हैं इस पीरियड को, क्योंकि देश काल और परिस्थिति कला के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, तो कोरोना काल की बात करें तो एक स्थिति ऐसी आई कि लगता था कलाएं सारी बंद हो जाएंगी, जो आप बात कर रहे थे सरकारी प्रेशर के। तो उस प्रेशर में ये देखा कि हरियाणा सरकार पे अगर बात करें तो पहले ये पता करवाया गया कि हमारे जैसे रीजनल डायरेक्टर हमारी कला परिषद है हरियाणा की, और पहला निदेशक मैं ही था उसका, सन 2002 में जब उसका हरियाणा सांस्कृतिक अकेडमी के नाम से कला परिषद जो बनी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। उसमें नाटक भी है, उसमें संगीत भी है, उसमें वाद्य यंत्र भी हैं, उसमें दूसरी चीज़ें भी हैं। तो वो सब का पहले एक लिस्ट बनी कि भाई कौन से ऐसे कलाकार हैं जिनको रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार करवाई गई जनसंपर्क अधिकारियों के माध्यम से, और जो क्षेत्रीय हमारे केंद्र हैं उनके माध्यम से। वो लिस्ट तैयार करवा के फिर उनको मदद दी गई। कुछ को एक मुश्त मदद दी गई, कई बार अचानक ऐसा हुआ कि किसी का बेटा बीमार था, मुझे ध्यान है, एक अच्छे कलाकार हैं, तो उनको एक तरफ अलग से मदद दी गई। फिर जितने खाने पीने के राशन पानी की वो सारी व्यवस्था की गई। अब कुछ एक आर्थिक साधन उनको मुहैया करवाए जा रहे हैं, भाई जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो आजीविका जिसकी कला के, ढोलक वाला है, नगाड़े वाला है, हारमोनियम वाला है, बहुत अच्छे अच्छे उम्दा कलाकार हैं हमारे पास लोक संगीत में अगर हम देखें। और किसी भी प्रदेश की पहचान उसकी लोक संगीत होता है। सांग के हमारे कलाकार थे। सांग एक ऐसी विधा है बख्शी जी जिसमें पूरे भारत के दर्शन हो जाते हैं। हमें ना केवल मनोरंजन का साधन रहा सांग हमारा, बल्कि पूरा जीवन दर्शन था हरियाणवी लोकमानस का, क्योंकि उसमें देखिए अभिनय भी है, उसमें कथा भी है, उसमें संगीत भी है, उसमें नृत्य भी है, उसमें संवाद भी है। यानी कि मंच की जितनी भी कलाएं संभव हैं वो सारी की सारी समाहित कर लिया हमारे सांगियों ने। उसका एक मात्र कारण जो मैंने पिछले दिनों बहुत से लोगों से मुलाकात करके ढूंढा, वो ये था कि हमारे सांगियों को जगह जगह बुलाया गया, क्योंकि हमारे सैनिक बहुत हैं। उन छावनियों में हमारे कलाकार गए, सांग किए वहाँ पे, और वहाँ की कलाओं को सीख के आए, और प्रतिस्पर्धा उनसे दूसरों से आगे की कि मैं बम्बई गया, मान लीजिए वहाँ की मान लो कोई कला है वहाँ की, तो महाराष्ट्र की जो कला है तो उसको सीख के आया, और लावणी हमारे यहाँ पहुँची, कथकली के कुछ अंश हमारे यहाँ पहुँचे। यानी कि आदान प्रदान। ऊपर से हम देखें, कश्मीर का भांड पथेर है, और हिमाचल का करियाला है, पंजाब का नक्काल है, हरियाणा का वो सांग है,
राजस्थान का ख्याल है तो भवई है, जात्रा है, माच है, थेरुकुटु, विथि नाटकम और आगे कथकली तक। ये सारी कलाओं को अगर कहीं इकट्ठा देखना है तो वो सांग में मिलती हैं। तो इसलिए सांग और जो आपके लोकगीत हैं, खासतौर से तीज पे हमने आपका कार्यक्रम देखा, तो इसमें जो तीज त्यौहार मनाने की परंपरा है वो किस तरह से सांस्कृतिक बढ़ावा देती है? सर देखिए, एक बहुत खुशी की बात बताऊंगी आपको। इस बार तीज का कार्यक्रम जो हुआ, ये कोरोना की वजह से देखिए हम कहीं भी फंक्शन तो नहीं कर पा रहे हैं, गैदरिंग नहीं कर पा रहे हैं, बट हमने इंटरनेशनल लेवल पे और जूम मीटिंग के थ्रू ये किया और इसमें बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां जुड़ी, हमारे देश विदेशों से लोग जुड़े और उसमें हमने पूरा तीज का त्यौहार बहुत अच्छे तरीके से मनाया, जिसमें हम सब अपने परिधानों में गए, हमने नाचा गाया, भगवान की पूजा की, दादा खेड़ा की धोक लगाई, गुलगुले उतारे, जो अपने प्राचीन चीज़ें होती हैं कि तीज पे क्या बनता है जी, गुलगुले सुहाली बनती हैं। आजकल तो ये हो गया है कि ठीक है रेडीमेड कुछ भी ले आओ, बट पुराना क्या होता था, हमारी दादी नानी ताइयाँ जो हैं वो गुलगुले सुहाली बांटते थे, घेवर बांटते थे। घेवर भी बाद में आया है, पहले तो गुलगुले सुहाली थी। तो ये चीज़ें जैसे अब हम आगे ला रहे हैं, लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं, बच्चे भी हमसे क्वेश्चन करते हैं कि मम्मी ये चीज़ कैसे होती है। मतलब हम अपने बच्चों के थ्रू ये चीज़ें आगे दे रहे हैं, वो अपने बच्चों को आगे सिखाएंगे। तो ये कला संस्कृति हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसको हमें इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल पटल पर लाना होगा और सरकार से भी थोड़ी उम्मीद करेंगे कि इसके लिए कुछ और अच्छा कदम उठाएं। बाकी जो लोकगीत हैं, आपने हमारे लोकगीत सुने होंगे तीज पे, दादा खेड़ा की धोक पे, तो कोथली सावन की आती है हमारी, तो हम लोगों को तो इंतज़ार रहता है कि भाई आएगा और पता नहीं क्या क्या लेके आएगा, ये मेरे कपड़े लाएगा, ये मेरे जेवर लाएगा, ये मेरा खाने का सामान लाएगा। बच्चे भी वेट करते हैं कि मामा आएंगे। तो एक बहुत पुराना गीत है अपना जो तीज पे तो खूब फेमस होता है, मीठी तो कर दे री अम्मा कोथली, मीठी तो कर दे री अम्मा कोथली, री अम्मा जाना बहाण केरी, देश पपैया बोला पीपली। जैसे ये गीत है सर, इसमें एक पूरा चित्रण किया गया है कि कैसे माँ बेटे को पूरा सामान तैयार करके देती है, बेटा आगे जाता है, बहन से मिलता है, बहन की सास से परमिशन लेता है, वो मना कर देती है। तो उसमें हमारी पूरी संस्कृति के दर्शन होते हैं। तीज त्योहारों पे जो सामान हम देते थे वो घर घर बांटा जाता था। आजकल ये चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। पहले अगर बहू के यहाँ से कुछ भी आया है, मतलब कोथली आई है, तो पहले सबसे पहले अपने उस चाचा ताऊओं में उसको बांट के आते थे, तो वो खुशी अलग होती थी। भाई जाते थे भाभीियों के साथ और हम लोगों के साथ तो झूला झूलाते थे, वो झूल अब तो बची कहाँ है। बाकी लेकिन इस बार देखा इस बार हमने बहुत एंजॉय किया। एक आदमी फ्रांस में बैठा देख रहा है, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक यूएसए में, एक यूके में और एक हरियाणा में झूल रहे हैं और हमने झुलाया। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत सहयोग रहा है उसमें। हाँ नहीं, और वो धोती कुर्ता और पगड़ी में, उसमें लगता है कि भाई हमारे एक सांस्कृतिक परिधान में एक सांस्कृतिक छटा जो बिखेरते हैं। जैसे गीतों की बात आपने की सुमन जी, इसमें एक गीत ये भी है कि झूल गला दे सासठ रेशमी गलवा दे बाग के बीच। और वो सास क्योंकि उसका पति प्रदेश में वो मना करती है और वो पति उसी दिन आ जाता है लेकिन वो पहचान नहीं पाती। जी तो फिर वो कह रही है कि वो कह रही है कि और सखी सब बावड़ी है मेरी बहू रानी तय कितला दीवार। वो कह रहा है मुसाफिर मिल गया झगड़े में ला दीवार। तो वो कहे, फिर पूछती है भाई कैसा कैसा था, वो बताती है लंबा सुथरा गाभरू जेठ बड़े हूँ यार। वो कहती है जाए नहीं घोड़े की बावड़ी घर क्यों लाई बुलाई। यहाँ तक तो लोकगीत है, लोक के दर्शन है। लेकिन जो अगली लाइन है बख्शी जी हमारे लोकगीतों में, वो ये है कि बाजूं तो लूजूं ढह पड़ूं और बोलूं तो आवे लिहाज, लाजेगा पीहर सासरा लाजेगी ननसाल। यानी कि मेरे पीहर को लज्जा आएगी अगर मैं किसी परदेशी से बोलूँगी, तो मेरे ससुराल वालों को आएगी, और मेरी ननसाल जहाँ से मेरी माँ आती हैं। जी जी। तो ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे संस्कार हैं। उन्हीं गीतों से हम बहुत कुछ सीख लेते थे जी। पूरी संस्कृति का दर्शन है हमारा उन गीतों में। सोशल मीडिया इसमें जुड़ गया जी। तो संतोष शेखावत जी, जो सोशल मीडिया की बात है, जैसे इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकदम से जाएं, उस एक गांव से निकल के, मोहल्ले से निकल के हम प्रदेश तक आए और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोशल मीडिया और सरकारी माध्यमों की क्या भूमिका हो सकती है? जी देखिए, जैसा सुमन जी ने कहा कि कोरोना काल में भी अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो कला है, वो देश विदेशों में भी हम पहुंचा रहे हैं। तो कैसे पहुंचा रहे हैं, उसका एक सोशल मीडिया बहुत बड़ा माध्यम है। और सोशल मीडिया के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो मैं रेडियो से जुड़ी हुई हूं, टीवी से भी जुड़ी हुई हूं।
देखिए चैल साहब, हमने जो है कोरोना काल में भी रेडियो पे प्रोग्राम, रेडियो पे कार्यक्रम करना बंद नहीं किया। लोगों को इस महामारी की बीमारी बारे में भी अवेयर करना, उनको जागरूक करना बंद नहीं हुआ। हालांकि बहुत से लोगों ने कहा आप रेडियो पे जाते हैं, भाई रेडियो देखिए ऐसा एक माध्यम है, टीवी एक ऐसा माध्यम है, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को जागरूक करता है। और कोरोना काल में तो बहुत ही जिसे कह रहे हैं सशक्त माध्यम सोशल मीडिया रहा है। इशार दूरदर्शन का देखिए कितना योगदान है कि लगातार उस तरह की परिचर्चाएं, वार्ताएं, जागरूकता, और आज संस्कृति की बात कर रहे हैं और दूसरे कृषि के ऊपर जो विकास की जो योजनाएं हैं ना, उन पे बात करना बंद की। बाकी सब कुछ बंद था, लेकिन जो सरकारी माध्यम है दूरदर्शन और रेडियो, वो आज भी उसी तरह से अपना कार्य कर रहे हैं। और मुझे चैल साहब बहुत प्रसन्नता होती है जब लोग फ़ोन कॉल करके कहते हैं, चिट्ठियों के माध्यम से भी कहते हैं कि रेडियो और टीवी एक ऐसा माध्यम है जिसने इस महामारी के दौर में भी, और प्राचीन काल से देखिए महामारी तो अपने वक्त पे आती जाती रही हैं। ये नहीं है कि हमने अभी ये कोरोना काल देखा है, हम बचपन में भी देखते आ रहे हैं कि कितनी बड़ी बड़ी महामारियां होती रहती हैं। तो ऐसे में रेडियो टीवी ऐसा माध्यम है जो लोगों को जागरूक करता है हर तरह से। और आजकल सोशल मीडिया ऐसा माध्यम हो चुका है जहां आप ये लगाइए कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी उसका प्रयोग करना जानते हैं, उसका इस्तेमाल करना जानते हैं, और हम भी इसमें शामिल हैं। बिल्कुल। तो इसमें अगर हम एक बख्शी जी देखें ध्यान से, हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी वो आज अपने आप में एक वापिस लौटती हुई नजर आ रही है। हमने बीच में हाथ मिलाना शुरू कर दिया था, फिर देखा देखी फिल्म स्टारों ने गले मिलने शुरू कर दिए थे, चाहे महिलाएं पुरुष हैं, लेकिन अब वापिस हम नमस्ते पे आ गए हैं। जो महिलाओं ने सारा अपना चुंदड़ी बिल्कुल ही छोड़ दी थी, माफी चाहूंगा, लेकिन वापस फिर उसी डांटे छोड़ दी थी सर, और जो कड़ी वगैरह पहननी छोड़ दी थी। आज हमारी माओ ने, मेरी माँ ने मुझे पिछले साल दोबारा से बनवा के दी है कि सर्वाइकल है तो ये नहीं होगा, क्योंकि उन चीजों का साइंटिफिक रीजन था। नहीं, डांठा दोबारा से आ गया ना। बिल्कुल, जो डांठा मारती थी हमारी माताएं बहनें पुरानी। सर इसको एक रूढ़िवादी परंपरा के तौर पे ना देख के हम इसको एहतियात के तौर पे ले रहे हैं। कोरोना काल ने हमें ये सिखा दिया कि जो हमारी पुरानी परंपराएं थी उन्हें हम मजाक ना समझ के, कि जैसे कई लोग कहते हैं कि भारत में नमस्ते का रिवाज है, तो देखिए आज नमस्ते करना कितना मतलब लाभप्रद है। हम आज दूर से नमस्ते करते हैं, हम गले नहीं मिलते हैं। एक कोरोना के उसमें काल में हम एहतियात भी बरत रहे हैं, हम खुद भी सुरक्षित हो रहे हैं, सामने वाले को भी सुरक्षित कर रहे हैं। तो देखिए भारतीय संस्कृति, उसकी परंपराएं कितना विस्तार रूप ले चुकी हैं। बख्शी जी, जो क्योंकि बिल्कुल जो बड़े बड़े कलाकार थे, राजाओं ने घरानों को विकसित किया, उनको प्रेशर दिया, उनको सारी आर्थिक, और कई बार तो गांव के गांव दे देते थे। मैंने देखा है अली बख्शी जी को 5 गांव दे दिए थे, सांगी थे यहाँ के अलवर के राजा ने, लेकिन वो स्वीकार नहीं किए। तो इस तरह से जो राजघरानों से प्रेशर रहा है, अब सरकारी तौर पे क्या कुछ मदद की जा सकती है कलाकारों से? देखिए जी, सरकार तो अपने लेवल पे जितना हो सक रहा है वो मदद कर रही है। अब हमारे पे है कि हम उसको माने या ना माने। आज की डेट में आप ये मान के चलिए, राइट्स हर कोई चाहता है, ड्यूटीज नहीं चाहता। राइट्स के साथ ड्यूटीज भी होती हैं। आप राइट तो क्लेम करते हो, जो उसके पीछे जो छुपी हुई ड्यूटीज हैं उनके बारे में कोई जानना नहीं चाहता। उस कला के पीछे की जो साधना है वो कितनी कष्टपूर्ण है वो नहीं। तो सर बात क्या है कि सरकार को हम हमेशा ब्लेम नहीं कर सकते। सरकार तो पल पल है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब भगवान है, भगवान सबको देख रहा है, लेकिन अपनी प्रॉब्लम तो मैं भगवान को बताऊंगा ना कि मेरी प्रॉब्लम ये है। तो सरकार भी तो कहाँ पे कितना कितना कहाँ तक हो सकती है, कुछ तो हमें भी मिलकर जतन करना पड़ेगा। सरकार को हम ब्लेम, लोग करते हैं आज की डेट में भी ब्लेम करते हैं कि लोग हमारे लिए ये नहीं करते हो, लेकिन सरकार हर जगह पहुंच रही है और सरकार जो भी करना चाह रही है अच्छा कर रही है, वो आप जानते ही हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें, एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी कि कला और संस्कृति के माध्यम से जो सरकारी सहयोग है वो विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर, बल्कि अब तो जन जन तक, आम कलाकार तक पहुंच रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो कला है, संस्कृति है, उसके क्षेत्र से जो हम और आप लोग जुड़े हैं वो बिल्कुल आगे अपनी प्रगति पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहें। और ख़ास तौर से जैसे प्रचार प्रसार के माध्यम की बात की, तो हमारा ये जो एक मास्क ये जरूर इस्तेमाल करें। हम यही हमारी कला और संस्कृति का सही प्रचार और प्रसार होगा। आप आए, सुमन हुड्डा जी, संतोष शेखावत जी और त्रिभुवन बख्शी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।